नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। शाम के 7 बज चुके हैं और आपका स्वागत है आज की खबर में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर उस खबर पर बात करेंगे जो आज आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण में चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज मतदाताओं में जोश भरने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गाजीपुर और बलिया में जनसभा करने पहुंचे। तो पूर्वांचल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा कितनी खास रही, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में वोटिंग समाप्त हुई तो बीजेपी ने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को नया कमान सौंप दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में मोहन यादव का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। बीजेपी ने विशेष तौर पर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। तभी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां करवाई गई। एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुखिया रविवार को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोहन यादव की इस जनसभा से जाहिर तौर पर यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश रही। तो वहीं मोहन यादव जंगीपुर में जनसभा को संबोधित करते दिखे। जंगीपुर यादव बहुल्य विधानसभा है। वहीं गाजीपुर में सबसे ज्यादा मतदाता यादव समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी और योगी लहर में भी सभी 7 विधानसभा सीट सपा और सुभाषपा गठबंधन के खाते में आई थी। आपको बता दें कि गाजीपुर में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में मोहन यादव तय रणनीति के तहत गाजीपुर में चुनावी हुंकार भर रहे थे। मोहन यादव जब मंच पर आए तो उन्हें श्री राम मंदिर की तस्वीरों के साथ सम्मानित किया गया। यही नहीं, यादव समाज की गरिमा संस्कृति की परिदृश्यता पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को दूध दही भी भेंट की गई। चुनावी जनसभा की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश का जिक्र बड़े अनोखे अंदाज में करते हुए मंच से सपा को जमकर फटकार लगाई। संबोधन में मोहन यादव ने बीजेपी शासनकाल की योजनाओं और कार्यों की जमकर सराहना की। लोगों को लूटने वाला और एक ही परिवार वाला, जिसको देखो वो कोई हथियार के बलबूते पर, कोई पैसे के बलबूते पर आतंक के तांडव मचा करके, याद रखना जितना भी तांडव मचाओगे, अब ये 56 इंच की सरकार और 12 की सरकार है डबल इंजन वाली, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी सारी दुनिया हिसाब किताब के साथ बराबर होगी। देश में लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो पाकिस्तान के जिंदाबाद करने वालों को उनके घर में घुस के मारने की हिम्मत किसी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के अंदर, देशभक्तों के बीच में आप पाकिस्तान जिंदाबाद करो, धूप मरना चाहिए, आपको कोई अधिकार नहीं। हमको तो इस बात का आनंद आता कि आज भगवान राम का जयकारा गूंज रहा है और आप देखो, याद करो मोदी जी की पार्टी को तीसरी बार क्यों सरकार में लाना चाहिए, आपकी तो ज्यादा जवाबदारी है। गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 5 बार जीत हासिल की है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 बार सफलता हासिल हुई। गाजीपुर पहुंचे मोहन यादव से जब विस्तार न्यूज की बातचीत हुई तो उन्होंने पूरे देश का मोदीमय माहौल बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो यूपी दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आजमगढ़, फिर यूपी के अलग अलग ज़िले और मुंबई, इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है पूरे देश में? चारों तरफ मोदी में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जिस प्रकार के 5वें चरण के नज़दीक हम पहुंच गए और इस चरण के अंतर्गत जो माहौल दिख रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जनता ने विपक्षियों को सबक सिखाने का मौका ढूंढ लिया है। जिस ढंग का स्पार्क आ रहा है, मैं जो कल रात को मुंबई था, आज रात को दिल्ली जाने वाला हूँ, दिन में यूपी था, मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, मोदी जी के लिए लोगों के दिल में प्रेम है, वो अपार है, उसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। सर, यादव बाहुल इलाकों में जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सर्वमान नेता के तौर पर आप मानने हैं, क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे। माननीय मोदी जी ने कहा ही है सबका साथ सबका विकास, और कहीं भी बात को सामने चरितार्थ होते देखते हैं तो उसका असर आता ही है।
और केवल यादव बहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे इस बात का। तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। इसमें हर कोई व्यक्ति हर कहीं से खड़ा होकर के कोई भी जवाबदारी संभाल सकता है। ये विश्वास हुआ और माननीय मोदी जी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके उदाहरण थे। और आज हम जैसे कई कार्यकर्ता जो अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व एक तरह से कार्यकर्ता आधारित नेतृत्व है। हमें इस बात की प्रशंसा भी करना चाहिए। और मैं आपसे आह्वान करूंगा, अब जहां जिसके जितने दौर के चुनाव बचे हैं सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार उनकी बहन उनके लिए कन्विंसिंग कर रही है, प्रचार कर रही है, इंडी गठबंधन और राहुल। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कल उनने इंटरव्यू मैंने देखा प्रियंका गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ी कि मेरे भाई का चुनाव प्रचार करना है। तो वो कहाँ प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और कहाँ एक सीट बचाने के लिए उनके बहन भाई सबको लड़ना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का। और इनका मतलब है कि चुनाव की पराजय पहले से ही उन्होंने मान ली है कि उनको मेहनत करना पड़ेगी। देखो एक मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे डंके की चोट, और गुजरात से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये हिम्मत की बात होना चाहिए ना। तो चुनाव लड़ने में अगर ये हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब चुनाव के पहले ही रिजल्ट आ गया, इसमें बचा क्या। इंडी गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि चुनाव जीतने से पहले ही वो लोग हार मान चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी के 400 मिशन का जो 400 पार का मिशन है उसके पार होने का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, गाजीपुर। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया यादव वोट बैंक जुटाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता और स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमास सलीम ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद भी कांग्रेस में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। आज कांग्रेस स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी और कांग्रेस नेता अलमास सलीम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही अलमास सलीम ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अपने आरोप में अलमास सलीम ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत समय से मुस्लिमों को लेकर उपेक्षा की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहें तो किसी भी लीडर से पूछ सकते हैं। बहुत सारे आज लोग कांग्रेस में प्रताड़ित हैं। जिस तरीके का बर्ताव कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रास रूट लेवल पे दिन रात पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक सम्मान है जो वो दे सकती है अपने कार्यकर्ता को, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि कौन है अलमास सलीम। कांग्रेस अल्पसंख्यक के नेता थे, भारतीय मुस्लिम मेव विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी के पद पर थे। अब उन कांग्रेस के दिग्गजों की बात कर लेते हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं अलमास सलीम ने अपना इस्तीफा उस समय में दिया है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी में आत्ममंथन की बात कही। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। बीते दिनों ये भी खबर आई कि कांग्रेस ऑफिस को रेनोवेट कराया जाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि वास्तु दोष की वजह से कांग्रेस नेता और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन इस रेनोवेशन के बावजूद कांग्रेस के नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 मई को होने वाली बैठक में कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए क्या नई रणनीति बनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के बाद एमपी कांग्रेस अब अपने संगठन पर फोकस करती नजर आ रही है, जिसके लिए पार्टी एक बैठक भी करने जा रही है। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। सब कुछ देखिए विस्तार से इस रिपोर्ट में।
चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 मई को पार्टी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सभी प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के साथ साथ युवा कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष 22 और 23 मई को भोपाल में 2 दिन तक युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में मतदान को लेकर लोकसभावार रिपोर्ट ली जाएगी, जिसमें विधायकों, जिला और ब्लॉक इकाई, बूथ, मंडल और सेक्टर इकाई के साथ अन्य संगठनों की भूमिका के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 20 मई को बुलाई गई है बड़ी बैठक। मतगणना की तैयारी पर चर्चा होगी और संगठन की भूमिका पर फीडबैक भी लिया जाएगा। तो प्रचार से लेकर मतदान तक की जानकारी साझा की जाएगी और कम मतदान पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं 27 प्रत्याशी बैठक में शामिल होंगे। आज युवाओं को निश्चित तौर पर कार्यशाला के रूप में 21 और 22 को बुलाया गया है। 20 तारीख को हम प्रत्याशियों के और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। मतगणना की रणनीति को अंतिम रूप देना है, किस तरीके से निगरानी रखी जाए, किस तरीके से हमें कानूनी पहलुओं पर मतगणना में काम करना है। युवा जोश और अनुभव दोनों को मिला करके हमारी पार्टी काम कर रही है। आपने देखा जब हम सरकार में आए तो 28 के 28 नौजवानों को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया। आने वाले समय में नौजवानों की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए हम लगातार अपनी सेकंड लाइन को तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ताकत में युवा आगे आएंगे। कांग्रेस पार्टी की होने वाली इस बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। जब चुनाव में काम करने का समय था तब जीतू पटवारी, उनकी टीम और कांग्रेस के नेता लड़ाई झगड़े में लगे थे, अपने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने में लगे थे। और अब जब चुनाव समाप्त हो गया है तो एक तरह से काम करने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति बची है, ना नेतृत्व बचा है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पहचान चुकी है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में ताला लगाना बाकी रह गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की 22 और 23 मई को होने वाली बैठक में एमपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव हर पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा करेंगे। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह यादव को प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। उनके मोर्चा संभालने के बाद से ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। बैठक में युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही इस बात पर भी जोर रहेगा कि कैसे देश में युवा कांग्रेस देश में अपनी अलग पहचान बनाए, जो कि आक्रामक हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर सज संवर रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, साथ में इसका वास्तु भी देखा जा रहा है, उसमें भी सुधार होना है। लेकिन इसके साथ साथ में बड़ी बात यह है कि कांग्रेस खुद को संगठित करने जा रही है। 20 तारीख से 20 मई से सिलसिला शुरू होगा बैठकों का। कल जो बैठक होगी उसका जीतू पटवारी नेतृत्व करेंगे और इसमें सीनियर लीडर्स रहने वाले हैं। इसमें तय किया जाएगा कि आखिर किस तरह भविष्य में रणनीति बनाई जाए, चाहे मतगणना का दिन हो या उसके बाद की स्थितियां हों। इसके साथ साथ में 21 और 22 को युवाओं की बैठक होगी। युवाओं की बैठक में भी भविष्य, क्योंकि युवाओं का ये तय किया जाएगा। और अब जो आक्रामकता भाजपा में रही है मुद्देगत, वही कांग्रेस में भी दिखाई देगी। कांग्रेस लगातार घेरने के मूड में है भाजपा को। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो कल एक अहम बैठक होने जा रही है और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे विवेक पांडे के साथ। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कल एक बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बैठक का शेड्यूल क्या है, कितने बजे से ये बैठक होनी है? देखिए, ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी, लेकिन 10:45 में पीसीसी दफ्तर में भंवर जितेंद्र सिंह बतौर लोकसभा प्रभारी मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ एक उनकी गेट टुगेदर बैठक है। इसके बाद तमाम प्रत्याशियों के साथ चर्चा होगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, नकुलनाथ, ये बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा सांसद हैं नकुलनाथ और प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हें भी पार्टी ने बुलावा भेजा। लेकिन ये आसार थे कि नकुलनाथ नहीं आएंगे। लेकिन अभी जानकारी निकल के आ रही है कि कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे बतौर
वहाँ पे वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भी बुलाया गया है। कमलनाथ भी नकुल नाथ के साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद तमाम सारे प्रत्याशियों के साथ लोकसभा प्रभारी जीतू पटवारी और तमाम सारे संगठन के बड़े नेता मौजूद होकर वहाँ पे पार्टी ने इस बार कैसा चुनाव लड़ा है और कौन कौन से प्रत्याशी मजबूत हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और इसके अलावा मतदान से पहले आखिर कांग्रेस को किस तरीके की सावधानियां रखनी है, फॉर्म 17C को लेकर काफी ज्यादा जिक्र हुआ। बिल्कुल विवेक, आपको क्या लगता है कि जीतू पटवारी की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता जो है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो ऐसे में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी जीतू पटवारी अपनाएंगे जिससे जो है अब लोगों को, कार्यकर्ताओं को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी? देखिए, जीतू पटवारी कह चुके हैं कि संगठन में बदलाव करने की ज़रूरत है और संगठन में बदलाव करने के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को भी कॉन्फिडेंस पे लेके रखा जाए। इसी बात को लेके कल ये चर्चा होगी, क्योंकि संगठन के विस्तार को लेकर जीतू पटवारी तमाम सारे बड़े नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और भी जो बड़े नेता हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद ही संगठन का विस्तार जीतू पटवारी करेंगे। करीब 5 से 6 महीने हो चुके हैं, जीतू पटवारी ने अब तक संगठन का विस्तार नहीं किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब इस परिणाम के बाद संगठन के विस्तार की कवायद शुरू होगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि तमाम सारे बड़े नेताओं के जो काफ़ी जो करीबी लोग हैं, जो जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, अगर उनको हटाया भी जाता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करनी जरूरी होगी। और ठीक कल जब ये बैठक होगी तो उसमें एक एजेंडा ये भी रहेगा कि आखिर संगठन में वो कौन कौन से चेहरे होंगे। लेकिन इस 3 घंटे की बैठक में कांग्रेस वो तमाम सारी रणनीति तैयार करेगी जो आने वाले समय में कांग्रेस को यहाँ पे संजीवनी मिल सके मध्य प्रदेश में। लेकिन विवेक, आज ही एक खबर सामने आई कि कांग्रेस नेता अल्मास सलीम ने इस्तीफा दिया और ऐसे ही हर रोज खबरें सामने आती हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बैठक बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी? देरी हो गई जीतू पटवारी को। देखिए, जिस अल्मास सलीम का आप जिक्र कर रहे हैं उनके पिता की भागीदारी कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा थी और अल्मास सलीम को भी उनके पिता के बदौलत ही जिम्मेदारी दी गई थी। अगर कांग्रेस से वो किसी तरीके से परेशान थे, पार्टी की तरफ से अगर उनको फीडबैक बेहतर नहीं मिल पा रहा था, तो उन्हें पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत करनी थी। कांग्रेस के 2 बड़े नेता संगठन और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, वो भी कांग्रेस दफ्तर में मौजूद रहते हैं। अगर उनको कोई समस्या थी तो पहले संगठन से जुड़े हुए राजीव सिंह जो बतौर उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के साथ उनको बातचीत करनी थी, उनके साथ डायलॉग होने थे। अगर किसी प्रकार की उनको दिक्कत थी तो उसके बाद जीतू पटवारी के पास जाना चाहिए था। जो आज उन्होंने पत्र में लिखा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं हुआ, ये सारी बातें ये जीतू पटवारी से पहले कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से भी बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो ये सारे आरोप लगाए और साथ में आखिरी में ये भी कहा कि वो किसी प्रोग्रेसिव पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं और देश में सिर्फ प्रोग्रेसिव पार्टी का जिक्र किया जाए तो बीजेपी का है। यानी कि स्पष्ट है कि सलीम अब कांग्रेस के बजाय बीजेपी में नजर कुछ दिनों के बाद आ सकते हैं। बिल्कुल विवेक, और अब यही देखना है कि जो अब ये मुद्दे उठते हैं उसके बाद किस तरीके से जीतू पटवारी इस बैठक के बाद संगठन को मजबूत कर पाते हैं, कार्यकर्ताओं में वो विश्वास जुटा पाते हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस खो चुकी है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भारत कुपोषण के व्यापक बोझ के साथ एक उल्लेखनीय चुनौती का सामना कर रहा है। ये मुद्दा देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के जटिल मिश्रण से जुड़ा हुआ है। इस व्यापक समस्या की बहुमुखी प्रकृति पोषण संबंधी संकेतकों में आगे और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल ध्यान देने और समर्पित संसाधनों का निवेश करने की मांग रखती है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति हमने एमपी के विदिशा में देखने को मिली, जहां पर 5 साल से कम उम्र के कई बच्चे कम पोषण आहार मिलने के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं और कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो कमजोर शरीर होने के कारण ये बच्चे बार बार भिन्न बीमारियों का सामना भी करते हैं। आंगनबाड़ी ने भर्ती करा था, कमजोर बच्चा था तो यहाँ ठीक है। आंगनबाड़ी वाली ने 15 तारीख को। तो कुपोषण का शिकार हुए बच्चों की कहानी एक घर की नहीं है। विदिशा जिले में और भी कई बच्चे मिले जो इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। पहले इसको दस्त लग रहे थे, हाँ, तो फिर इधर पे जांच करवाई तो कमज़ोर था, तो इधर पे एनआरसी में भर्ती कर दिया। पहले जब भर्ती किया था जब 6 किलो था, अब 7 किलो 300 ग्राम है। तो ये तमाम परेशानियां और दिक्कतें
जिले में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्रों के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाता है। ये सवाल उठाता है आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले पोषण आहार पर, जहां मां अपने बच्चे को इस भरोसे के साथ भेजती हैं कि वहां मेरे बच्चे की अच्छे से देखरेख होगी, उसका ध्यान रखा जाएगा और उसे समय समय पर पोषण आहार दिया जाएगा। लेकिन इस समस्या पर जब जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि आंगनवाड़ियों के माध्यम से सभी बच्चों को पोषण आहार, नाश्ता और खाना वितरण किया जाता है। साथ ही उन्होंने विदिशा जिले को लेकर कई दावे भी ठोक दिए। सुनिए। पोषण पुनर्वास में हम जो है बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र से रेफर करते हैं। 14 दिन तक बच्चे भर्ती रहते हैं। 12 फॉलोअप इनके किए जाते हैं और इन बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास के क्राइटेरिया अनुसार जो डॉक्टर द्वारा अनुशंसित सामग्री होती है, विशेष सामग्री बनाई जाती है, वो उन्हें दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन बच्चों के लिए हम जो है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ताज़ा पका भोजन और नाश्ता, और छोटे बच्चों के लिए जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए पैकेट बंद खाना जो हमारा MP एग्रो की तरफ से आजीविका मिशन के संयंत्र से आता है, वो उपलब्ध कराते हैं। तो बता दें कि जिले में चल रही इस समस्या पर जिला अस्पताल सहित जिले के कुल 5 संस्थानों पर पोषण पुनर्वास केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां कुपोषित बच्चों को 14 दिन तक अपने देखरेख में रखा जाता है, उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही आवश्यक दवाइयां भी दी जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पुराणों की। पुराणों में वर्णित विदिशा की बेतवा नदी को कलयुग की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा नदी विदिशा शहर के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। पिछले कुछ सालों से लगातार बेतवा इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि अब उसके पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शहर के 5 गंदे नाले इसी बेतवा नदी में मिलते हैं। इससे बेतवा हद से ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है और यह हालात तब हैं जब प्रमुख त्योहारों पर यहाँ शहरवासी और आसपास के गांवों के लोग स्नान करने आते हैं। यहाँ प्रतिदिन स्नान करने आने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गंदगी के बीच आस्था की डुबकी लगानी पड़ती है। तो गंदगी के कारण लोगों को नाना प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। ये हालत है साहब, पानी खराब हो गया है और पानी के अलावा इसमें कीड़े पड़ गए हैं बाबूजी। अब क्या करें साहब, मजबूरी है, वो गंदापन आ रहा है, शरीर के अंदर नहाना पड़ेगा साहब। पानी की साहब मतलब बहुत खराब स्थिति है। अच्छा, जो है वो गोभी होती है रुखड़िया, वो आती है ऊपर से पट पट के। अच्छा, ये पट पट के ऊपर की आती है, हवा चलती है तो वो इतने पट जाती है, तो इतने पहुँच जाती है घाट पे, और इतने से आती है तो इतने पहुँच जाती है। तो बेतवा नदी में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में ये बात सिर्फ एक श्रद्धालु ने नहीं बताई, बल्कि कई और मौजूद लोगों ने इसी समस्या पर नजर डाला है। सुनिए। गंदगी है वो तो पूरा कचरा है, हरा पानी हो रहा है, जैसे कूलेंट अपन गाड़ी में डाल देते हैं वो पानी। ये पानी में नहाएगा आदमी बीमार होगा। ये कोई रुखड़िया है, ये पानी की जरी रहती है ये। अच्छा, ये पानी में ही रहती है। अब ये पानी तो पूरे में है, पर ये ऊपर ही ऊपर है। तो आपको बता दें कि बेतवा नदी से विदिशा शहर को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही बेतवा नदी के विभिन्न घाटों पर लोग स्नान करके पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बेतवा के पानी में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो अब बात एक बार फिर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश मतदान खत्म हो गया है और बीजेपी के बड़े नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में यूपी दौरे से लौटे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एक बार भी बीजेपी की जीत का फिर से दावा किया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र शुक्ला से खास बातचीत की संवाददाता विवेक तिवारी ने। सुनिए। देश में 5वें चरण के लिए कल मतदान होना है और देश की एक हॉट सीट रायबरेली लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल चुनावी प्रचार से रायबरेली से वापस लौटे हैं, हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या माहौल है रायबरेली लोकसभा सीट पर? रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी जी के 10 वर्षों के सुशासन से जनता प्रभावित है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जो सांसद रही हैं सोनिया गांधी जी, वो 5 वर्ष तक उस क्षेत्र से बिल्कुल ही कटी रही। बड़ी बड़ी वहाँ दुर्घटनाएं हुई,
वहाँ भी उनका जाना नहीं हो पाया, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़ी नहीं रहीं, तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि इनको वोट देने से हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ना तो संपर्क कर सकते हैं और ना ही हमारी कठिनाइयों के समय पे इनके पास समय रहेगा कि हमारे बीच में आएंगी। इस प्रकार की भावना वहाँ बहुत ज़्यादा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से वहाँ जीतेगी जैसे पिछली बार अमेठी से जीती थी। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि रायबरेली तो हम जीत ही रहे हैं, अमेठी भी हम जीत रहे हैं। पिछली बार भी वो दावा कर रहे थे कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और फिर क्या स्थिति हुई आपने देखा। तो अमेठी में भी परिणाम के पहले क्या कभी किसी ने सोचा था कि अमेठी से कांग्रेस हारेगी, लेकिन हारी। तो चुनाव के पहले तो सभी अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन जो वहाँ की वास्तविकता है कि आजकल लोग अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को हमेशा ये चाहते हैं कि कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो उसके बीच में उपलब्ध रहे, आता जाता रहे, दिखता रहे, लोगों से मिल सकें। कभी कोई दुर्घटना हो, कभी कोई गमी हो तो वो खड़ा रहे। तो इस प्रकार की स्थिति से रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता बिल्कुल ही वंचित है और दुखी है। और विकास भी उस इलाके में जिस प्रकार से इतने लंबे समय तक इतने बड़े बड़े लोग वहाँ से जीते, तो अभी आप रायबरेली कभी देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ तो विकास उस प्रकार से, सड़कों में धूल उड़ रही है, ना कहीं कोई सफाई है। यदि कोई प्रतिमा भी लगी किसी महापुरुष की तो धूल से ढकी हुई है, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई वहाँ पर उस प्रकार से काम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ अमेठी की तरह चुनाव जीत जाएगी। मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गए, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। अब चुनाव में तो इस प्रकार की रिपोर्ट आती ही है जब तक परिणाम नहीं निकलता। परिणाम निकलने के बाद लोगों को लगता है कि अरे ऐसा तो सोचा नहीं था कि अंडर करंट इतना तेज़ है। तो अब तो चुनाव हो चुका है 2019 में भी और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी। किसी ने नहीं सोचा था कि जनता के अंदर इस प्रकार से अंडर करंट होगा कि 163 सीट से भाजपा की सरकार बनाएगी। तो काम का मूल्यांकन होने लगा है और भाजपा ने काम किया है, इसलिए जनता उसका मूल्यांकन ठीक करेगी। इस भरोसे पे हम लोग भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम मौका मिलेगा तो हम और बेहतर काम करेंगे। तो जो भी लोकसभा की सीटें बची हुई हैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में, किस तरह के परिणाम आने वाले समय में 4 जून को देखने को मिलेंगे? 4 जून को 400 पार होगा। 400 पार का नारा पूरा होगा। चूँकि 4 जून है इसलिए 400 पार तो होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। स्पष्ट तौर पर कहा कि 4 जून को 400 पार बीजेपी करेगी। ओडिशा में बीजेपी नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। सीएम विष्णुदेव साय लगातार 6वें दिन ओडिशा दौरे पर रहे और जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाते दिखे। रिपोर्ट देखिए। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। 4 चरणों के चुनाव के बाद से 5वें चरण के लिए राजनीतिक दलों के बीच फाइट का दौर जारी है। मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का, ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। ओडिशा में 5वें चरण के लिए 5 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पिछले 6 दिनों से ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय करीब 15 से भी ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। सीएम साय लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। मेरा आज 6वां दिन है उड़ीसा के अंदर में और 6 दिन में मैं कई लोकसभा और कई विधानसभा में गया हूँ और सभी जगह इसी तरह से जनसैलाब देखने को मिला है और उत्साह देखने को मिला है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार यहाँ 25 साल से जो बीजेडी की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार चल रही है, यहाँ की जनता उखाड़ के फेंकेगी। वहीं ओडिशा दौरे के दौरान सीएम विष्णुदेव साय कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर हुए। कांग्रेस की जीत के दावों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ख्याली पुलाव पका रही है। ख्याली पुलाव पकाते रहें, कुछ होना है नहीं।
इस बार और ज़्यादा दुर्गति कांग्रेस की होने वाली है। पहले लोकसभा में लोग नेता प्रतिपक्ष बनने तक की सीट नहीं जीत पाते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की दरियादिली 14 से 19 में भी ये लोग 54 सीट भी नहीं जीत पाए थे। नेता प्रतिपक्ष इनका नहीं बन रहा था, लेकिन मोदी जी दरियादिली दिखाए और खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। इस बार वो भी स्थिति इनकी नहीं रहेगी। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए कुल 35 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता ओडिशा में प्रचार प्रसार का कमान संभाले हुए हैं। ओडिशा में जनसभा में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, राज्यों से उसकी सरकारें सिमटती जा रही हैं। ऐसे में वो लोकसभा में जीत के क्या दावे करेंगे? जनता ने उनका पूरा झूठ को पकड़ लिया, उनके भ्रष्टाचार को पकड़ लिया, उनके अत्याचार को पकड़ लिया। 5 साल की सरकार कांग्रेस की और उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया जनता ने। पूरा देश जानता है इस बात को। जिनकी विश्वसनीयता अपने प्रदेश में नहीं हो, जिनकी विश्वसनीयता अपने घर में ना हो, दूसरे लोग कैसे स्वीकार करेंगे उनकी बातों को? तो वहीं महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी भी कई दिनों से ओडिशा के संबलपुर में प्रचार कर रही हैं। सीएम विष्णु देसाई की सभा में शामिल होने पहुंची रूप कुमारी चौधरी ने ओडिशा में बीजेपी की जीत की बात कही। और विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। नल जल योजना का जो जल जीवन मिशन का कार्यक्रम है, योजना है, वो भी नीचे तक धरातल पर नहीं है। और जो विकास कार्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार मुक्त और विकास को आगे ले जाने के लिए उड़ीसा में परिवर्तन आवश्यक है। और निश्चित रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य दोनों में बन रही है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेडी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। साल 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो ओडिशा में 146 सीटों में से बीजेडी ने 112 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 23 सीटें ही मिल पाई थी और कांग्रेस को 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से साल 2019 में बीजेडी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में पूरी ताकत लगा दी है और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को आने वाले नतीजे किसके पाले में जाते हैं। ओडिशा से मृगेन पांडे और रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बने, लेकिन ये 4 जून के नतीजे बताएंगे कि इस बार वहां पर किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को दूसरे राज्यों की कमान सौंप दी है। पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को कई दूसरी जगहों की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि आखिर कौन सा धुरंधर कहां अपना जादू चलाने वाला है। देश के 6वें और 7वें चरण को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। 6वें चरण में 14 सीटों पर, वहीं 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें हरियाणा, ओडिशा, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ऐसे में पहले से हिमाचल और यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए, बिहार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। चरणदास महंत हरियाणा के बाद ओडिशा में संभाला प्रचार। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद जाएंगे दिल्ली। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा। सिरसा सीट से प्रत्याशी कुमारी शैलजा के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेताओं के दौरे पर बीजेपी अब तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के नेताओं के दूसरे राज्य में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके वो वहां जाकर करेंगे क्या।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि हमारे नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पार्टी को उनके दौरे से फायदा होगा, बीजेपी पहले अपना घर देखे। अभी भी हम लोगों की जानकारी है बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में, वहाँ सभी जगह इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता भेजा है, तो पहले अपने घर को देखे वो लोग। कांग्रेस नेताओं के अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी बातें और अपने अपने दावे हैं। दौरों को लेकर हो रही सियासत से पर्दा भी उठ चुका है, लेकिन दूसरे राज्यों की कमान संभाल रहे नेता पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बना पाते हैं, फिलहाल इस पर 4 जून तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। खोमन साहू, विस्तार न्यूज। तो वहीं लोकसभा चुनाव जारी है और इसी बीच राशन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर प्रियंका गांधी ने टीवी इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ सरकार पर टिप्पणी करने पर उन्हें नसीहत दी है। मुख्यमंत्री साय आखिर क्यों प्रियंका गांधी के ऊपर आग बबूला हुए, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राशन का मुद्दा उफान मार रहा है और इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। पार्टी के बड़े बड़े नेता अब हर चुनावी मंच से राशन का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि भाजपा सरकार में मिल रहे प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन को पार्टी सरकार में आने के बाद 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो कर देगी। इस बीच प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर एक बयान सामने आया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और केवल 5 किलो अब दिया जाता है। प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आने के बाद खुद सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके पलटवार किया है। उन्होंने प्रियंका गांधी को पढ़ने लिखने और होमवर्क करने की नसीहत दे दी है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। प्रियंका जी, झूठ फैलाने से फुर्सत मिल जाए तो अपनी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दें। अपने अज्ञानता का फायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं और इस बार राशन के मामले में फिर आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया। थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए बयान देने से पहले, थोड़ा होमवर्क कर लिया करिए बयान देने से पहले, बार बार फजीहत नहीं होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसका जिक्र तो किया ही, साथ ही उन्होंने अपने ओडिशा दौरे पर भी यह बात कही। तो जो लिख पढ़ के दे देते हैं इनके लोग, उसी को मीडिया में बोल देते हैं, वास्तविकता पता करते नहीं हैं, बाद में उनकी जग हंसाई होती है। तो उनको पहले इतने बड़े नेता हैं तो उनको वास्तविकता का पता करके ही कोई बयान देना चाहिए। सीएम द्वारा प्रियंका गांधी को आईना दिखाने के बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, जरा उससे सुनिए। प्रियंका जी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, सही आरोप लगा रही है। और ये क्यों, इतने बड़े देश में एक तो ये लोग नाम दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण, आज जो सरकार हमारी 10 किलो देती थी एक व्यक्ति पीछे, आज उसको 5 किलो दे करके लोग क्या करना चाहते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने, अपनी नीयत को छिपाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे, तो ये पूरी तरह से निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद यहां के मुद्दे लगातार उछल रहे हैं। सीएम साय ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को तो आईना दिखाया ही है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। भूपेश बघेल को रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुद्दों का दूसरे राज्यों के चुनावों में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो इसी बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ करा रहा है प्रीमियर लीग का आयोजन। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की टीमों की घोषणा कर दी गई है। तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना की मौजूदगी में घोषणा हुई और मैच का लोगो और जर्सी भी लॉन्च किया गया है। तो टीम के खिलाड़ियों का भी ऐलान कर दिया गया। तो आपको बता दें कि लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सुरेश रैना की मौजूदगी में ये घोषणा की गई कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, आपको बता दें कि इसका आयोजन होगा और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ एक प्रीमियर लीग करा रहा है जिसका आयोजन किया जाएगा।
तो इसमें आपको बता दें कि टीम में खिलाड़ियों का ऐलान किया गया और इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रवि मीरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज मैच का लोगो और जर्सी का ऐलान कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि टीम के खिलाड़ियों का नामों का ऐलान हुआ है, तो कौन कौन से खिलाड़ी इस टीम में शामिल होंगे? राधा, देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ये सुरेश रैना, उनकी मौजूदगी में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में भी अब आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग यहाँ पर खेला जाएगा और इसमें 6 टीम प्रमुख रहेगी। जो छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख संभाग हैं उन सभी संभागों से एक टीम बनाया जाएगा और उस टीम में कौन रहेंगे और कौन कप्तान है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बस्तर बाइसन के नाम से टीम बनेगी और इसके कप्तान है शशांक चंद्राकर। बिलासपुर बुल्स के नाम से टीम बनाई गई है और इसमें इसके कप्तान है शशांक सिंह। रायगढ़ लायंस के नाम से एक टीम बनाई गई है जिसके कप्तान है शुभम अग्रवाल। रायपुर से राइनोस के अमनदीप कप्तान बनाए गए हैं और राजनांदगांव पैंथर से अजय मंडल और सरगुजा टाइगर्स से आशुतोष सिंह। तो ये छत्तीसगढ़ के जो 5 प्रमुख संभाग है उन्हीं संभागों में सभी अलग अलग टीम बनाई गई है और सभी के कप्तान का ऐलान कर दिया गया है और उन टीम में कौन कौन खेलेंगे इसका भी नाम जल्द से जल्द सामने आ जाएगा और इन सभी टीमों की क्या क्या जर्सी होगा, जर्सी के क्या कलर होंगे, सब कुछ लॉन्च कर दिया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ में भी अब क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम भी है, तो यहाँ मैच देखने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ इससे पहले जितने मैच हुए हैं तो कहीं ना कहीं रवि, छत्तीसगढ़ में भी क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए इस प्रीमियर लीग का ऐलान किया गया है। रवि, बिल्कुल, आज सुबह ही डिप्टी सीएम अरुण साव से सुरेश रैना ने मुलाकात की थी। उसके बाद ये तय हुआ था कि छत्तीसगढ़ में आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का यहाँ खेला जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में देश का जो तीसरा चौथा नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो छत्तीसगढ़ में है और यहाँ 40-50 हज़ार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। तो इस स्टेडियम में मैच कराया जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जो क्रिकेट प्रेमी है, छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है और उनको छत्तीसगढ़ में ही अब आईपीएल का पूरा मजा मिलने वाला है। बिल्कुल रवि, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को पूरा मजा मिलेगा और कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट के फैंस भी बहुत है, देश में आईपीएल चल रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका शुक्रिया। तो चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुरेश रैना और रायपुर आपको बता दें कि पहुंचे रैना ने डिप्टी सीएम से आज ही मुलाकात की। तो अरुण साव से आज सुरेश रैना से मुलाकात की, जिसके बाद से मुलाकात में स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है जिसको होने वाले हैं अभी छत्तीसगढ़ के लिए, तो उसके लिए आए हैं सर। और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल एक अच्छा एक मेहमान नवाजी का शहर है और बहुत प्यारा खूबसूरत शहर है। तो प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं सर, उन बच्चों के लिए आएंगे, आने वाले टाइम में अच्छा करेगा छत्तीसगढ़। तो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे, जहां उप मुख्यमंत्री ने सुरेश रैना का स्वागत किया। तो सुरेश रैना और डिप्टी सीएम की मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात हुई, अरुण साव से जाना हमारे संवाददाता खोमन साहू ने। सुनिए। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने मुलाकात की है। मुलाकात करने सुरेश रैना पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? अभी शुद्ध रूप से ये निजी मुलाकात और निजी भेंट थी और प्रदेश के बारे में जानकारी उन्हें दिया, सरकार के बारे में, क्रिकेट के बारे में भी चर्चा हुई है। ये विशुद्ध रूप से सौजन्य और निजी मुलाकात के लिए आए थे। आज किसी कार्यक्रम में उनका रायपुर आना हुआ है, तो आग्रह करने पर वो घर आए और सौजन्य भेंट हुई है। तो आज ही सुरेश रैना ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात की और अब छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर सामने आई कि अब छत्तीसगढ़ में भी प्रीमियर लीग कराया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अमृत मिशन योजना के तहत लोगों के घरों में पानी सप्लाई करने की व्यवस्था अब ठप हो चुकी है। 2001 करोड़ रुपए की लागत वाले अमृत मिशन योजना के तहत हजारों घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि लोग पानी की कमी के चलते घर मकान छोड़ने को मजबूर हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा कई मोहल्लों में पानी को लेकर सिर्फ टव्वल वाले हालात हो गए हैं। कई मोहल्लों में
पिछले साल दूषित पानी के चलते डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां फैल गई थीं और आज जब नगर निगम उन मोहल्लों तक भी पानी पहुंचाने में नाकाम रहा है तो यहां के लोगों ने पार्षद के अलावा नगर निगम के अधिकारी तक को लिखित में शिकायत की, लेकिन उसका आज तक कोई भी हल नहीं निकल सका। तो पानी की समस्या को लेकर लोग खाली बाल्टियां निकालकर विरोध भी कर रहे हैं। 1 करोड़ की जो योजना है अमृत मिशन, उसका पाइप हर घर में पहुंचना है। आपकी इस मोहल्ले में आया? कहीं नहीं पहुंचा है, बस सरकारी रोड में बिछा हुआ है, सरकारी नल लगा हुआ है और सरकारी नल का पाइप भी है जो नाली के ऊपर है, जो जिससे लोग पीने का पानी भरते नहीं, दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। पानी का तो बहुत ज़्यादा समस्या है। दिन में क्या है, वही 12 बजे से 7 बजे से 1 बजे तक। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बिलासपुर के हर घर पानी सप्लाई करने की योजना बनी है तो आखिर आज तक उनके घरों में पानी क्यों नहीं पहुंच पाया, और जिन घरों में पानी पहुंच भी रहा है तो वो पूरी तरह से साफ क्यों नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पैसे दोगुना करने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने व्यापारी को शेयर ट्रेडिंग में 2 से 3 गुना प्रॉफिट देने का झांसा देकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। तो वहीं व्यापारी ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाना में एक प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके शेयर ट्रेडिंग के नाम पर उससे विभिन्न खातों में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए किसी ने जमा करा लिए हैं, जिस पर जांच के बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहां पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं। विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे काउंटिंग के समय कोई भी गड़बड़ी न हो। आखिर प्रशिक्षण में क्या कुछ होगा, पहले वो देखते हैं। तो नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की मास्टर क्लास लगेगी। तो आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर तैयार किए जाएंगे कार्यकर्ता और इसी के साथ विवाद की स्थिति से भी निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आमतौर पर देखा जाता है कि विवाद हो जाते हैं, इसलिए उनसे निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और काउंटिंग टेबल में तैनात होंगे विश्वास पात्र कार्यकर्ता। तो वहीं पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण देने की कवायद कर रही हैं, जिसमें तकनीक के साथ ही रणनीतियों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिससे काउंटिंग के दौरान कार्यकर्ता सावधानी बरत सकें। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस भी प्रशिक्षण का दौर शुरू करेगी, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में किस तरीके से नजर रखी जाए, इसके साथ ही कहीं गड़बड़ी होने की स्थिति में कैसे शिकायत की जाए और लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद इंतजार नतीजों का है। तो ऐसे में ईवीएम में सवाल खड़े करने वाली विपक्षी पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की मास्टर क्लास लगाकर काउंटिंग की बारीकियां समझाई जा रही हैं। हालांकि इसे सतत प्रक्रिया बताई जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए तैयार करती नजर आएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है और पीएम मोदी को देश की जनता तीसरी बार पीएम चुनेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। तो काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी। बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। तो पार्टियों के प्रशिक्षण से कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम के अमर गुफा में जैत खम में 15 मई की रात तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
जहां गिरौदपुरी के जैतखम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए गए। ठेकेदार भोजराज से लेकर विवाद के कारण आरोपियों ने जैतखम में तोड़फोड़ की थी। सतनामी समाज की तरफ से इस घटना पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं सतनामी समाज के धर्मगुरु और आरंग विधायक खुशवंत साहिब ने ट्वीट के माध्यम से समाज से पहले ही अपील की थी कि सतनामी समाज के प्रतीक जैतखाम को खंडित करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज हो गई है। और आपको बता दें कि खुशवंत साहिब ने अपील करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार के आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार पूर्ण रूप से सतनामी समाज के साथ है। तो सतनामी समाज के प्रतीक आपको बता दें कि सेतखाम को पुनः ससम्मान विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। क्या कुछ कहा है गुरु खुशवंत साहिब ने, सुनिए। आप सबो जनला सबो संत समाज पूरा मानव समाज ला साहिब सतनाम बोलिए। परम पूज्य गुरु घासदास बाबा की जय। हमार गिरौदपुरी धाम में जो अमर गुफा धाम है, जहाँ अभी हमला समझ में आई जानकारी मिले है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमार सतनामी समाज के धर्म के प्रतीक चिन्ह सेतखाम ला खंडित करे के काम करेंगे। जेकर जानकारी हमला सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल चुके हैं, जेकर लिए हमारे द्वारा अभी हमारे। तो वहीं कवर्धा जिले से सरकारी तंत्र और ठेकेदार की मिलीभगत से जुड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिले के पंडरिया विकास खंड के बकेला में चल रहे क्रांति नहर के कार्य से जुड़ा ये मामला सामने आया। बकेला क्रांति नहर आपको बता दें कि विस्तारीकरण का कार्य सिंचाई एवं पेयजल से जुड़ा हुआ है, जिसमें सैकड़ों किसानों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत लगभग 40 गांव को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता के साथ ठेकेदार और अधिकारी की मिलीभगत कर गुपचुप तरीके से इस प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की बात सामने आई है, जिसके बाद से ग्रामीण ने इसकी शिकायत विधायक, कलेक्टर एवं विभाग के उच्च अधिकारी से की है। कम से कम में 20-30 एकड़ जमीन जात है किसान के, और किसान के कहना है कि में पाइप लगे नहर मत खोदाए हमारे। तो शिकायत के बाद से पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लगभग 200 मीटर पैदल चलकर इसका निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक मामले की संतुष्टि नहीं होगी, कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। पाइपलाइन को लेकर के क्या स्वीकृति हुई, क्या नहीं हुई, उसके बाद टेंडर के विषय को लेकर के यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने उजागर हो रहा है, तो इसलिए जिसका निरीक्षण करना पड़ा है। और बकेला डायवर्शन के पास आकर के सारे किसानों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ आकर के हमने इसका निरीक्षण किया है और किसानों को ये मैंने आश्वासन दिया है कि जो उनके हित में होगा वही होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।